डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग जैसा कि अब तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि अवकलन अपनी लगभग कंप्लीट है, एक दो क्वेश्चन विविध में बच रहे हैं अपने, आज वो करते हैं। और उसके बाद फिर अपन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कि अवकलनों का अनुप्रयोग यानी कि अवकलनों के उपयोग, कि भाई अवकलन का अपन कहाँ कहाँ किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, ये अपन अभी जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पढ़ेंगे। तो पहले अपन इसके दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 या 3, उनको पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपन अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो देखो 21 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, जिसमें कल अपन ने एक एग्जाम्पल देके अपन ने एक क्वेश्चन करवाया किया था। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, ये अपने को डिटर्मिनेंट है यानी कि सारणिक है, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। ये अपने पास सारणिक को डिनोट करता है। तो देखो ये सिर्फ छोटा सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सारणिक अभी अपन पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं है अपन ने, तो सारणिक के अकॉर्डिंग इसको अपने को सॉल्व करना है। तो अपन देखते हैं, इसमें 3 रो है अपने पास, 1 2 और 3। तो अपन पहले इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। हो सकता है 11th में आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करते हुए सारणिक बता दिया हो। बाई चांस नहीं बताया है तो फिलहाल तो अपन इसको उसी हिसाब से कर रहे हैं, और बाद में अपन सारणिक अपने पास टॉपिक है ही, तो अपन क्या करते हैं y इज इक्वल टू, सारणिक सॉल्व करने का तरीका है अपने पास कि ये रो कहलाते हैं, ये 3 रो हैं, ये कॉलम। तो अपने पास देखो कैसे सॉल्व करते हैं सारणिक को, साधारण वे में एफ एक्स, ये लाइन चली जाएगी और ये लाइन चली जाएगी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे अपने पास, इनका m इंटू सी माइनस n इंटू बी। या डायरेक्ट कराऊंगा तो फिर आप लोगों को मेरे हिसाब से, चलो डायरेक्ट ही करा दूं यार, क्यों सारणिक के सॉल्व करने के चक्कर में पड़ते हो। देखो इसमें 3 अपने पास, जब 2 फलन होते हैं, आप सब जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपने पास जब 2 वैल्यू होती हैं तो अपन फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसमें अपने पास 3 हैं, 1 2 3। तो अपन क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस सीधा ही करवा रहा हूं बिना सारणिक का यूज, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अपने पास y का तो dy अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ, अच्छा अलग अलग कर दो इनको, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स, एल एम एन ए बी सी। ये अपन ने 3 है, फिर प्लस। अब अपन ने पहली रो का कर दिया अवकलन भाई। अब पहली रो को अपन स्टेबल कर देते हैं, यानी कि इसका कुछ नहीं करेंगे, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। अब सेकंड रो का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एल, डी अपॉन डी एक्स एम और डी अपॉन डी एक्स एन। ध्यान से देखना,
और इसका अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, ए बी सी एज इट इज। देखो ध्यान से क्या किया अपन ने, शुरू में फर्स्ट में पहली रो का अवकलन 2 को स्टेबल रखा, सेकंड स्टेज पर पहला स्टेबल है, दूसरे का है, अपन ने अवकलन कर दिया, तीसरा स्टेबल है, प्लस अब पहले और दूसरे दोनों स्टेबल, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी। देखो बिल्कुल dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अपन अवकलन पढ़ चुके हैं, fx का अवकलन करेंगे तो f डैश एक्स, gx का करोगे तो g डैश एक्स, hx का करोगे तो h डैश एक्स। ये तो अपन पढ़ चुके हैं अवकलन में। l m n a b c प्लस यहां देखो ये एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स एज इट इज, एच एक्स एज इट इज, और ये एल एम एन क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंटों के अवकलन क्या होते हैं, जीरो। ए बी सी प्लस ऐसे ही एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन। अच्छा ये ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए जीरो जीरो जीरो। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सारणिक का नियम होता है, यदि उसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीट जीरो हो तो उस सारणिक का मान ही जीरो होता है। दोबारा समझो, यदि किसी सारणिक की एक रो के सभी अवयव या एक कॉलम के सभी अवयव जीरो हों तो उस पूरे सारणिक का मान जीरो होता है। तो अपने पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, और ये पूरा ये जीरो और ये जीरो। तो अपन से सिद्ध क्या करवाया भाई, इसलिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, भाई ये दोनों, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो क्या बचा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स अपॉन एल एम एन ए बी सी। आप देखोगे ध्यान से, यही अपन से वो सिद्ध करवा रहा है। देखो ध्यान से, यदि y बराबर ये हो तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स। हमने 3 वाला गुणा काम, 3 वाला मेथड काम लिया, 2 में अपन जानते हैं अवकलन, 2 फलनों का अवकलन कैसे करते हैं अपन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे 3 है 1 2 और 3। अब अपन ने पहले का अवकलन कर दिया, दूसरे और तीसरे को स्टेबल रख दिया, प्लस अब पहले और तीसरे को स्टेबल रखा है, दूसरे का कर दिया, प्लस अब पहले और दूसरे को स्टेबल, तीसरे का कर दिया। अपन जानते हैं एफ एक्स जी एस एच एक्स इनके सबके एफ डैश एक्स होते हैं और कांस्टेंट्स के अवकलन जीरो। और सारणिक का नियम है, यदि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी अवयव जीरो हैं, सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो वो फलन, वो सॉरी उस सारणिक का मान शून्य होता है कंप्लीट रूप से। तो इस प्रकार अपने पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये सारणिक अच्छी तरह समझ में, जब अपन सारणिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने सारणिक के उससे इसको सॉल्व किया नहीं था। यदि मैं सारणिक सॉल्व कर, दूसरे तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब अपने पास जब आप सारणिक सीख जाओगे तो फिर मैं आपको इसको एक तरीका और बता दूंगा, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का,
क्वेश्चन नंबर 23, ये पेपर के लिहाज से काफ़ी सही है, इंपॉर्टेंट सही मान लो, निशान लगा लेना, क्योंकि देख लिया करो इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x, a cos इनवर्स x। तो अपन से कहता है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर a cos इनवर्स x। ध्यान से देखना, इसको पढ़ेंगे अपन डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पढ़ेंगे अपन e की पावर x, a सहित e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर a cos इनवर्स x। लेकिन हमने देखा कि e की पावर में x नहीं है, a cos इनवर्स, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a cos इनवर्स x। ध्यान से देखो, पहले अपन ने e की पावर x का किया, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, लेकिन यहाँ देखा ये x नहीं है, तो इसलिए इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ a cos इनवर्स x, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x इंटू, अब देखो a cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, a तो एज इट इज है, cos इनवर्स x का 1 अपॉन, तो 1 का मैंने सीधा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखो, इसको वज्रगुणा कर दें अपन, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई की पावर a cos इनवर्स x। देखो ध्यान से, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इससे वज्रगुणा कर दिया, माइनस ए ई की पावर a cos इनवर्स x। आप जानते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी जगह अपन y रख सकते हैं, समीकरण 1 से अपन ने e की पावर a cos इनवर्स x की जगह क्या रख दिया, y। अब अपन दोबारा करेंगे भाई, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आप चाहो तो रूट हटाना चाहो तो रूट हटा के भी कर सकते हो और बिना रूट हटाए भी कर सकते हो, दोनों चीजें आपके हाथ में है। आप कहो तो रूट हटा के करवा दूं, चलो रूट हटा के कर लो। देखो वर्ग कर दो भाई, इसका वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ध्यान से, वर्ग करने पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो ये दो फलन है गुणा में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो गुणा वाली विधि से करेंगे अपन, किससे, गुणा वाली विधि से। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्टेबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को स्टेबल डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। ध्यान देना, ए स्क्वायर तो ए तो कांस्टेंट है, इसलिए उसका अपन गुणा वाली विधि से करोगे तो भी 0 होगा। भाई इनको 2 मान लें अपन और गुणा वाली विधि से करेंगे तो ए स्क्वायर का अवकलन 0 होगा, तो अपन उसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर को एज इट इज और वाई स्क्वायर का अवकलन। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा लेकिन ध्यान से देखना, पहले पावर का किया है अपन ने, 2 पावर आगे आ गई, 1 बच गई, लेकिन एक अभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स और बचा हुआ है, पहले पावर का, और डी वाई अपॉन डी एक्स का करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को एक बार दोबारा समझ लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज,
dy अपॉन dx का जो होल स्क्वायर है इसका अपन अवकलन करेंगे तो पहले पावर का 2 dy अपॉन dx और फिर dy अपॉन dx का करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और ये एक का करोगे तो 0 और x स्क्वायर का 2x a स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर देखो y स्क्वायर का 2y पावर का, लेकिन y का और करेंगे dy अपॉन dx। आप इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस या माइनस का 2x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2y dy अपॉन dx। देखो ध्यान से 2 dy अपॉन dx 2 dy अपॉन dx 2 dy अपॉन dx पूरे में भाग जा रहा है, पूरे में भाग जा रहा है। तो क्या बच गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये चला गया, क्या बच गया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस यहां से 2 चला गया और 1 dy अपॉन dx तो 1 बच गया x dy अपॉन dx इज इक्वल टू a स्क्वायर 2 चला गया dy अपॉन dx चला गया, क्या बच गया y 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। यही अपने को सिद्ध करना था। ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x, अपन ने अवकलन कर दिया सीधा। इसको पढ़ेंगे e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन यहाँ a cos इनवर्स है तो इसका a cos इनवर्स x का अवकलन कर देंगे। अच्छा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x। अब इसका करोगे आप a cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अपन इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब अपन ने इसका वज्र गुणा कर दिया इससे और यहां आ गया माइनस ए ई की पावर ए इनवर्स एक्स। समीकरण 1 से ई की पावर ए इनवर्स एक्स की जगह अपन ने वाई रख दिया। अब यहां से अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि यहीं का यहीं एज इट इज अवकलन कर दें, रूट सही थी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। ये मत सोचना नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। वही गुणा वाले, इसको फर्स्ट इसको सेकंड गुणा वाले मेथड से कर लेना, आराम से हो जाएगा बिना किसी उसके। लेकिन उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम वगैरह वो ध्यान रखना है। अच्छा अब अपन ने किया वर्ग से, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा अब अपने पास देखो, अब अगेन डिफ्रेंसिएशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्टेबल कर दिया, इसका दोबारा अवकलन। अब होल स्क्वायर को स्टेबल कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का अवकलन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इस पावर का करोगे आप, किसका करोगे, पावर का। पावर आ गया जाएगी 2 dy अपॉन dx और फिर dy अपॉन dx का करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है ही, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x ए स्क्वायर। यहां पे फिर देखो y स्क्वायर का 2y और y का करोगे तो dy अपॉन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dy अपॉन dx, सारी वैल्यू ये माइनस 2x यहां रख दिया बस, बाकी ऐसे कैसे। अब देखो 2 dy अपॉन dx यहां भी है, 2 dy अपॉन dx यहां भी है और 2 dy अपॉन dx यहां भी है। इन दोनों में से कॉमन लेके ये आपस में कट जाएंगे, या ये कहते हैं कि सब में है तो सब में भाग देने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में तो अपन किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं। तो अपने पास ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन, ये तो कैंसिल हो ही गया, माइनस एक्स dy अपॉन dx ए स्क्वायर, इसका ट्रांसफर कर दिया। यही अपन से सिद्ध करवाया है। तो इसके साथ आपकी अवकलन की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। और अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये अब आप नोट करें। पेपर के लिहाज से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी
अब अपन आ जाते हैं अवकलजों के अनुप्रयोग। अवकलजों के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, भाई अवकलनों के अनुप्रयोग, अवकलनों की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी, कहाँ इनके अपन उपयोग करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अपने पास गति में परिवर्तन की दर को अपन वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन को दर को अपन त्वरण कहते हैं। अपने पास, मैं ये पहले एग्जाम्पल समझा रहा हूँ वैसे थोड़े थ्योरेटिकल रूप से। अपने, जैसा कि आप जानते हो कि अपने पास कोई भी वृत्त है, वो किस पे डिपेंड करता है, वृत्त का क्षेत्रफल है वो वृत्त की त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करता है। यदि त्रिज्या में चेंजेज आएंगे तो निश्चित रूप से सर्किल के एरिया में वृत्त के क्षेत्रफल में भी चेंजेज आएंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि लगभग आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इनके आप लोगों ने 10th में क्षेत्रफल और आयतन पढ़े होंगे। उनकी अपने को आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए आप ये पहले थोड़ा बहुत इनके बारे में आप पढ़ लेना, पिछला जितनी नॉलेज है। वैसे अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखवाऊंगा मैं क्षेत्रफल वगैरह, आयतन वगैरह, जिससे अपने को ज़्यादा परेशानी नहीं आए। तो मैं अपन पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले तो राशियों में परिवर्तन की दर, कोई भी राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, उनमें जो चेंजेज आते हैं, dy/dx क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को अपन dy/dx कहते हैं। अपने पास गति को जनरली अपन किससे डिनोट करते हैं, s से। किससे डिनोट करते हैं, s से। और गति में परिवर्तन की दर किसके, गति में परिवर्तन किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। गति में टाइम के सापेक्ष जो परिवर्तन आएगा, यानी कि ds/dt, गति में समय के सापेक्ष। ये dy/dx क्या है, अब तक तो अपन कर रहे थे भाई y का x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है, किसमें, y में, वो dy/dx कहलाती है। तो ds/dt क्या कहलाती है, गति में जो परिवर्तन की दर है, किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, वो वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, वेग। पढ़ा होगा वेलोसिटी। और वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, वो भी समय के सापेक्ष, वो आपका त्वरण कहलाता है। एसेलरेशन आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में अपन इसको एसेलरेशन कहते हैं। आपने जैसे अपन बाइक जब आप दौड़ाते हो तो अपनी ग्रामीण भाषा में कहते हैं रेस खींच रहे हैं हम। क्या खींच रहे हैं, रेस। लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश के अकॉर्डिंग और अपनी साइंस के अकॉर्डिंग वो एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर। और एक्सीलरेटर क्या करता है, जैसे आप एक्सीलरेटर खींचते हो तो आपकी बाइक की स्पीड बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हो वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन की जो दर है वो अपना क्या कहता है, त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। तो इसी से एक्सीलरेटर, रेस खींची तो वो जो चेंज आया वो अपना क्या कहलाया, त्वरण कहलाया। तो इसी प्रकार जैसे अपने पास कोई भी बेलन है या गोला है या शंकु है, कोई भी आकृति है, वृत्त का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। अपन जानते हैं कि अपना गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है।
सभी जानते हो आप, बोलो। बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच। भाई 10th में पढ़ा है, यदि याद नहीं है तो थोड़ा बहुत 10th का रिवीजन कर लेना, क्योंकि अपने को बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, इनकी क्षेत्रफल, वर्ग, आयत, इनके क्षेत्रफल वगैरह की अपने को जरूरत है पड़ेगी। तो ये जो गोले का आयतन है, तो गोले के आयतन में परिवर्तन टाइम के अकॉर्डिंग, यदि कोई त्रिज्या में परिवर्तन है समय के अकॉर्डिंग, तो ये dr/dt कहलाएगा। और त्रिज्या यदि परिवर्तित होती है तो अपन जानते हैं आयतन भी निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अपन पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ डेरिवेटिव, अवकलजों के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग ही है राशियों में परिवर्तन की दर। और राशियों में परिवर्तन की दर में मैंने आपको बता दिया, गति में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन। यदि आयत है तो उसमें अपन जानते हैं लेंथ एंड विड्थ होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ होती है। अब इसमें अपने पास लंबाई में परिवर्तन या चौड़ाई में परिवर्तन आएगा तो अपन जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल में भी निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो ये चीजें कहलाती हैं राशियों में परिवर्तन की दर। पहला यूज अपना जो इसमें अवकलन का है वो यही है। और जो दूसरा यूज है उसके बाद वैसे एप्रोक्सीमेशन है, सन्निकटन। जैसे आप जानते हो अपने पास एप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, सन्निकटन में हिंदी में बोलते हैं सन्निकटन और इंग्लिश में बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेट। तो आप लोगों ने शायद ये शब्द पढ़ा होगा एप्रोक्सीमेट। जैसे अपन कहते थे ना भाई यहाँ से नगर की दूरी कितनी है, तो अपन कह देते हैं लगभग 20 किलोमीटर या 22-24 किलोमीटर, जो भी है लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट अपने पास जब आंकड़ा नहीं होते तो अपन, तो अब वो लगभग तो हिंदी शब्द हो गया, सन्निकटन भी हिंदी शब्द हो गया, लेकिन इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली, भाई अप्रोक्सीमेट इतना होगा। अपन कह देते हैं कि यार किसी भी चीज़ को भाई जनरली जब हमें किसी चीज़ के बारे में कंफर्म पता नहीं होता, कंफर्म होता है तब तो कह देंगे, जब कंफर्म पता नहीं होता है तो अपन उसको अप्रोक्सीमेट, नियरेस्ट वैल्यू। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 2/3 है, अपन 2/3 में जब भाग देते हैं किसी भी, या 20/3 मान लो, जैसे एक बार अपन 20/3 है, इसमें आप भाग दोगे तो देखो 3 × 18 कितने बच गए, 2 बच गए, पॉइंट लगाया 20, फिर 3 × 18, फिर 3 × 18, फिर, और ये अपन देखते हैं इसका कभी भी कोई वो ही नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन हम इसको जनरली क्या लिख लेते हैं फिर 6.67। तो ये अप्रोक्सीमेशन है, ये सन्निकटन है, इसको कहते हैं हम। तो अब आप कहोगे सर इसका यूज कैसे होगा, कैसे कहाँ यूज करें। आप जानते हो 49 का वर्गमूल 7 होता है, बोलो जानते हो कि नहीं जानते, होता है। अब अपने को दे दिया उसने कि भाई 51 का वर्गमूल निकालिए, √51। क्या कह दिया, 51 का वर्गमूल। अब आप एक बात बताओ, 51 का वर्गमूल अंक गणित के अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आप लोगों को सिखाया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन, अवकलन के द्वारा इसका अपन कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन इस एक्सरसाइज में सीखेंगे कि भाई √51 का वर्गमूल क्या होगा। भाई अंकगणित के अकॉर्डिंग फिर मैं बता रहा हूँ 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जहाँ भी आपको 10, 11 में, 6ठी में कहाँ सिखाया वो आप जानते हो, सिखाया या नहीं सिखाया ये भी आप जानते हो। लेकिन यहाँ अपन जरूर इसको, अब ये जरूर नहीं है रूट का ही सीखें। जैसे अपन जानते हैं कि 8 का घनमूल 2 होता है, ये घनमूल को ऐसे भी लिख देते हैं अपन, और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं 8 की पावर 1/3। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2। अब अपन से वो पूछे कि भाई 9 का घनमूल निकालो, चलो वर्गमूल तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन घनमूल निकालना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा।
तो मैं समझता हूँ हो सकता है आप लोगों को सिखाया भी नहीं हो। जब पूरे मानों का तो हम निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन जब इस तरह का 9 का वर्ग घनमूल बताओ क्या होगा, आपके दिमाग में कईयों क्या आ जाता साहब 3 हो जाएगा, लेकिन वो वर्गमूल होगा, घनमूल नहीं होगा। क्योंकि यदि 3 होगा तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 27 का घनमूल 3 होता है। तो अब 9 का घनमूल निकालने के लिए अवकलन की अपने को आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इससे अपन आराम से इसका एग्जैक्ट नहीं होता है, इनका क्या होता है अप्रोक्सीमेट, सन्निकट मान। अच्छा, फिर उसके बाद अपने पास कुछ वैल्यूज जो हमारे पास स्पर्श रेखा और अभिलंब हैं, ये आप लोगों ने, चूंकि मेरे हिसाब से आप लोगों ने 11th में सरल रेखा पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन है, आपके पास एक एक्सरसाइज वो पढ़ी नहीं पढ़ी है आप जानते हो, तो उसमें अपने पास सरल रेखा के बारे में था, स्पर्श रेखा वगैरह तो आपके सिलेबस में 11th में नहीं थी। अब अवकलन में, किसमें, अवकलन से अपन स्पर्श रेखा के कैसे मान अपन निकालेंगे वो भी अपने सिलेबस में है। एक दिन मैं आपको बता भी रहा था, जब रॉले और लैग्रांज प्रमेय मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अवकलन, ये तो वैसे तो ये अवकलन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवकलन ये स्पर्श रेखा की ढाल भी कहलाती है। स्पर्श रेखा की ढाल, प्रवणता, झुकाव, स्लोप, कुछ भी कह सकते हो। फिर अपने पास इसमें एक टॉपिक आएगा मैक्सिमा मिनिमा, कुछ राशियां हैं उनके अपने पास उच्चतम और निम्नतम मान, अवकलन की सहायता से अपन कैसे, भाई इसका न्यूनतम मान क्या होगा या इसका उच्चतम मान क्या होगा। और एक टॉपिक और है इसमें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो ये सारे टॉपिक्स अवकलन के यूजेज में आएंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया है कि इस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं, लेकिन चलेंगे तो अपन स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू का टॉपिक है अपना राशियों में परिवर्तन की दर। तो अब आप उस पर आ जाइए। नया कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, सब कुछ पुराना है। हाँ, नए आएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, आयत का क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ आ सकता है, शंकु का आयतन, क्षेत्रफल आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। वैसे जनरली आप सभी जानते हो, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो। तो इस जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, अवकलजों के जो अनुप्रयोग हैं, यूजेज हैं, उपयोग हैं, अनुप्रयोग और उपयोग एक ही बात है। अनुप्रयोग का मतलब तो एक, भाई कहाँ कहाँ इनको आप काम ले सकते हो, और उपयोग का मतलब है कि अपन इसको कैसे यूज करें। तो अपने पास जो पहला टॉपिक है वो राशियों में परिवर्तन की दर है। इसमें तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो मैंने अभी बताया कि वैसे जैसे अपन गति को, किसी भी व्हीकल की गति है, कुछ भी है, आदमी की गति, अपन ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ये भी तो हमारी गति है। यदि अपने पास आदमी की किसी भी गति को अपन एस से डिनोट करें तो जो टाइम के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अब यहाँ पे जो टी आएगा ना, टी वो टाइम को डिनोट करेगा। जैसे अपने पास जब अपन ने प्राचलिक समीकरण पढ़े थे तो वहां पे टी थीटा आया था, वहां पे टी और थीटा एज ए एंगल वर्क कर रहे थे। लेकिन यदि यहां पे आएगा टी तो वो टी टाइम, समय। तो अपने पास ये कोई गति है एस, गति में परिवर्तन की दर अपन जानते हैं वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। और गति में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो ds/dt ये राशियों में परिवर्तन हो गया। किसमें? गति में परिवर्तन। अपने पास कोई भी एक क्षेत्रफल है, जैसे गोले का क्षेत्रफल है या वृत्त का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को अपन जनरली इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एरिया। क्या लिखते हैं? एरिया। सभी जानते हो आप। तो जैसे वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन, वृत्त का क्षेत्रफल A = πr, क्योंकि जहां क्षेत्रफल आएगा वहां A से डिनोट करेंगे जनरली अपन। वैसे S से भी डिनोट कर सकते हैं, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जनरली A से। तो अब अपने पास इसमें क्या आप कहोगे? सर इसमें त्रिज्या के सापेक्ष भी परिवर्तन हो सकता है। त्रिज्या के सापेक्ष। तो त्रिज्या के सापेक्ष को अपन किससे डिनोट करेंगे? dA/dr, क्योंकि अभी तक अपने पास जो वेरिएबल्स थे वो सिर्फ x और y में ही थे। किसमें थे?
सिर्फ x और y में ही। इसमें अपने पास कहीं कोई इस तरह के वेरिएबल अभी तक नहीं आए थे, या t और थीटा मिले थे अपने को, लेकिन अब अपने पास कोई भी वेरिएबल आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कई बार तो हम खुद मानेंगे, कहीं पे वो क्षेत्रफल त्रिज्या, उसने त्रिज्या के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे मानो उसकी त्रिज्या r है, उसकी त्रिज्या हम x भी मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये जो है ये वैल्यूज ये राशियों में परिवर्तन की दर है, राशियों में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कहते हैं इसको अपन। जो राशियों में परिवर्तन होता है वो अपने पास इस तरह से होता है, d/dr, ds/dt। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, जिसको f या a से डिनोट करते हो। ये तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में। इसको अपन dv/dt, जनरली मेरे हिसाब से f या a, dv/ वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये सारी चीजें ये राशियों में परिवर्तन। तो पहला टॉपिक जो अपना यूजेज ऑफ डेरिवेटिव्स हैं वो है राशियों में परिवर्तन की दर। कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा है, अवकलन के सारे पुराने वही तरीके। फॉर्मूले नए जो आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल है या आयत का क्षेत्रफल है, ये सारी चीजें आपके पास आ सकती हैं और इनको आप सभी जानते भी हो। तो टॉपिक डालिए आप, राशियों में परिवर्तन की दर। वैसे मैं 2-4 फॉर्मूले जरूर लिखा दूं यार, क्योंकि तुम लोगों को फिर हो सकता है बाई चांस तुम कहो साहब 10th में पढ़ा, अब तो 2 साल होगी भूल गए हम तो। चलो मैं कुछ ये फॉर्मूले आप कुछ लिखा देता हूँ, फिर अपन मेन टॉपिक पे आएंगे अपने पे, क्योंकि जब वो यदि वो याद नहीं रहेंगे तो फिर मतलब भी क्या है अपने को। तो सबसे पहले आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हो πr²। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। नंबर 3 गोले का आयतन 4/3 πr²। बेलन का आयतन 1/πr²h। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। घनाभ का आयतन LBH आप जानते हो, या फिर हिंदी में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा का स्क्वायर। वैसे ज़्यादातर इनको जानते हो आप, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ, जो बच्चे बाय चांस भूल गए हैं तो उनको दोबारा रिपीट हो जाएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अपने को दो जगह काम आएंगे, यहाँ भी 1 8 2 4 तो यहाँ काम आएंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम में भी अपने को काम आएंगे। इसको अपन एस से भी डिनोट कर सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। आपको पता है एल त्रियक ऊंचाई होती है। मैं वो चीजें आपको लिखा रहा हूं जो आप 10th में पढ़ चुके हो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब यह क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना। जैसे मैं कई जगह पृष्ठ लिखा छोड़ रहा हूं, कहीं पर क्षेत्रफल लिख रहा हूं, तो पृष्ठ का मतलब ही क्षेत्रफल होता है। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो शंकु का पृष्ठ हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और शंकु का आयतन हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, और बेलन का आयतन हो गया। गोले का आयतन हो गया, गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले में आपको पता है आयतन 2/3 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल यदि आप अर्धगोले में अभी दो चीजें हैं, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ऊपर आपको बताया होगा यदि ऊपर वाला सरफेस यूज लेते हैं अपन तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका। तो मैं समझता हूं यही आपके शायद काम आएंगे, और बाई चांस कोई बीच में आएगा तो फिर लिखा देंगे। तो ये तो आप जरूर नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना। इनमें से कुछ तो अपने पास इसी एक्सरसाइज में अभी जो शुरू करेंगे अपन 6.1 इसी में आ जाएंगे, कुछ मैक्सिमम मिनिमम आए इसी में आगे उसमें आएंगे। देखो अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर। अब अपने पास जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले बता ही रहा था आपको कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होती है, dy/dx। अपन अब तक पढ़ते आ रहे थे इसको, y का x के सापेक्ष अवकलन। तो ये राशियों में परिवर्तन की दर भी अपन इसको अवकलन है, जो अवकलज है उसको अपन राशियों में परिवर्तन की दर भी कह सकते हैं। अच्छा, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, गति में समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको अपन ds/dt कहेंगे, और वैसे ये वेग कहलाएगा। किसी भी तरह कोई भी अपने पास आ जाए, fx में परिवर्तन की दर, f' से डिनोट कर देते हैं अपन। अब ये चीजें डिपेंड करेंगे भाई किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें फॉर्मूले नए नहीं है, पुराने सारे वही पुराने फॉर्मूले हैं। सिर्फ घन, घनाभ, बेलन, शंकु इनके बारे में जरूर इसमें अपने पास
और प्राचलिक रूप से अपन पढ़ ही चुके हैं, जिसमें अपने पास यदि कोई दो फंक्शंस किसी एक पैरामीटर द्वारा कनेक्ट हों, यदि कोई दो फंक्शंस किसी एक पैरामीटर द्वारा कनेक्ट हों तो उसको अपन dy/dt और dx/dt ज्ञात करके, या थीटा है तो थीटा ज्ञात करके निकाल सकते हैं। हाँ भाई, तो अब अपन आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज में, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें कोई नए फॉर्मूले नहीं है, जो हैं मैं लिखा चुका हूँ। राशियों में ये परिवर्तन की दर हैं। तो आप 6.1 पे आ जाओ और एग्जाम्पल जो भी हैं वो आप देखना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन इनके लिए अलग से क्लास अरेंज करेंगे, क्योंकि छोड़ मैं इसलिए रहा हूँ एग्जाम्पल्स जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी होती रहे। भाई सॉल्व तो है ही वो, तो उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई इसका 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। क्या कह रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। और कंडीशन दे रखी है अपने को, जबकि नंबर ए है r = 3 सेंटीमीटर और b r = 4 सेंटीमीटर, यानी कि अपने को जब r का मान 3 और 4 है तो उस समय इसका जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन क्या होगा। तो बहुत सरल सा सवाल है, बिल्कुल छोटा सा है, 2 लाइन का। सबसे पहले तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्योंकि चूंकि r त्रिज्या वगैरह वो दे चुका है, वो अपन मानने की जरूरत है ही नहीं, तो सीधा लिखेंगे अपन वृत्त का क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया क्षेत्रफल को अपन a से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? a से। तो वृत्त का क्षेत्रफल a = πr²। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, क्योंकि r के सापेक्ष पूछ रहा है अपन से। किसमें? क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल कौन है? a। जैसे y बराबर अपन लेते थे ना, तो x के सापेक्ष क्या लिखते थे अपन? dy/dx। तो ऐसे ही क्षेत्रफल के परिवर्तन पूछ रहा है r के सापेक्ष, यानी a में परिवर्तन। तो dA/dr = डिफरेंशिएशन ऑफ πr²। देखो ध्यान से, d/dr ऑफ a d/dr ऑफ πr², क्योंकि r के सापेक्ष अपने को परिवर्तन ज्ञात करना है। तो dA/dr = पाई तो कांस्टेंट है, और r² का अवकलन करोगे आप तो 2r होगा, और r का करोगे तो 1 होगा, क्योंकि r के सापेक्ष पूछ रहा है। r का करोगे तो क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि r के सापेक्ष नहीं पूछता। यदि बाई चांस यहाँ पे t के सापेक्ष पूछता तो यहाँ पर dr/dt और लिख देते, लेकिन r के सापेक्ष पूछा है, जो x के सापेक्ष पूछता है तो अपन x² का क्या करते हैं? 2x। तो अरे r² का 2r। तो यानी कि अपने पास dA/dr = 2πr। अच्छा, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष, लेकिन उसने r = 3 और r = 4 पर ज्ञात करना है वो, तो a। अब यहां लिखेंगे r = 3 पर वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dA/dr at r = 3, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे r = 3 पर वृत्त के क्षेत्रफल में
परिवर्तन की दर। तो इसको अपन d/dr एट r इज इक्वल टू 3। तो अब अपने पास 2 पाई और r की जगह क्या लिख दोगे भाई 3, r की जगह 3, तो क्या आ गया ये 6 पाई और इसकी इकाई क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल में परिवर्तन है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर और त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट भी जाएगा, ओनली सेंटीमीटर भी अपन लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा, कब, जब r बराबर 3। देखना ध्यान से, कोई कंफ्यूजन है मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऐसे ही b, ये कहता है r इज इक्वल टू 4 पर, तो अपन r इज इक्वल टू 4 पर वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dr एट r इज इक्वल टू 4। ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो ऊपर लिख दिया है अपन ने, इज इक्वल टू क्या है अपना 2 पाई r की जगह, पाई का मान नहीं रखना है, 2 पाई और r की जगह क्या है 4, तो क्या आ गया ये 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ओनली सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अपन किसी भी क्षेत्रफल में आयतन में चेंजेस ज्ञात कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, त्रिज्या के अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। उस समय r के मान ये हैं, तब ज्ञात करना है। तो अपन ने वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू r के सापेक्ष अवकलन, dA/dr डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई r स्क्वायर, dA/dr पाई तो कांस्टेंट है और r स्क्वायर का 2r, तो यानी कि dA क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आ गया 2 पाई r। अब r बराबर 3 पर इसके जगह r बराबर 3 रख दो 6 पाई, r बराबर 4 पर यहाँ r की जगह 4 रख दो 8 पाई, यही आपका आंसर है। देखो ध्यान से, बिल्कुल सरल है, पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है, इसलिए किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखें। और कोई बाई चांस फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप निश्चित रूप से मुझे कांटेक्ट करें। बिल्कुल सरल है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, एक दो सवालों को छोड़ देंगे तो सब के सब कहीं किसी क्षेत्रफल में टाइम के सापेक्ष पूछ रहा है, किसी में एक्स के सापेक्ष पूछ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, क्योंकि आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। देखो ये कहता है एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर पर सेकंड, ये एस लिखा हुआ है ना, एस का मतलब सेकंड और सेकंड का मतलब टाइम के सापेक्ष, एस का मतलब सेकंड और सेकंड का मतलब टाइम के सापेक्ष। एक घन के आयतन 8 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे, किनारे मीन्स कोर, भुजा, यहाँ पे किनारे से मतलब ये नहीं है कोई किनारा लगा हुआ है, कोर या भुजा। घन में अपने पास के इंग्लिश में तो कोर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भुजा। उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखो अपने को इसने, जैसे पहले क्वेश्चन में तो त्रिज्या r दे दी थी, यहाँ पे इसमें घन की भुजा या घन की कोर के बारे में अपने को कुछ नहीं कहा है, तो हम मानेंगे x माने या r माने या y माने, ये हमारे ऊपर है। तो देखो माना घन की भुजा x है
क्षेत्रफल A तथा आयतन V है। ध्यान से देखो, माना घन की भुजा x, क्षेत्रफल A और आयतन V है। अब हमें दिया गया है, ये सारी चीजें आप लिखोगे, दिया गया है। भाई क्या दे रखा है हमको उसने दे रखा है आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो दे रखी है 8 cm³ पर सेकेंड, यानी कि टाइम के सापेक्ष। किसके? टाइम के सापेक्ष। तो आप आयतन को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? v से। आयतन में परिवर्तन की दर dv/dt, क्योंकि टाइम के सापेक्ष समय पर सेकंड वो अपने को दे रखी है 8 cm³ पर सेकंड। आपको यहां पे t नहीं कहा उसने, समय के सापेक्ष ये नहीं कहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है 8 cm³ पर सेकंड। पर s जो लिखा है s मीन्स सेकंड, तो सेकंड से अपने को समझ जाना है कि समय के सापेक्ष बात कर रहा है वो। भाई जैसे पहले क्वेश्चन तो r के सापेक्ष स्पष्ट कह दिया था, यहाँ कुछ नहीं कहा है उसने, तो यहाँ अपने को खुद को देखना है। तो s का मतलब s का मतलब है, पर सेकंड का मतलब है कि समय के सापेक्ष। ये अपने को दे रखा है। अच्छा, पूछ क्या रहा है भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन dA/ किसके? टाइम के सापेक्ष। भाई जब दे टाइम के सापेक्ष रहा है तो वो जो चेंजेस आएंगे वो भी टाइम के सापेक्ष ही आएंगे। तो अपने को dV/dt दे रखा है, dA/dt क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किस दर से बढ़ रहा है, तो वही परिवर्तन ये अपन से पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन घन का आयतन अपन जानते हैं, ये भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब। घन के आयतन को अपन v से डिनोट करते हैं, और भुजा अपन ने कितनी मानी है? x, तो क्या हो जाएगा ये? x³। अच्छा, एक चीज और दे रखी है अपने को यार, वो अपन भूल गए कि किनारे कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो दिया गया है आयतन परिवर्तन दर ये दे रखा है ये, और एक चीज ये दे रखी है अपने को, कोर यानी कि भुजा, कोर की जगह भुजा लिखो, भुजा की लंबाई x = 12। ये लास्ट स्टेज के लिए है, तो कि जब x का मान 12 है उस समय v = x³। अच्छा, परिवर्तन किसके सापेक्ष है? टाइम के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष करेंगे? टाइम के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। ध्यान से समझना बच्चों थोड़ा सा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dV/dt = x³ का करोगे 3x²। लेकिन ध्यान रखना, जब ये x के सापेक्ष होता तो 1 होता, लेकिन किसके सापेक्ष है? t के। तो x का भी अवकलन अपने को करना पड़ेगा। चलो एक बार मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं अपन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन किसके? टाइम के सापेक्ष ऑफ x³। तो अपने पास ये तो हो जाएगा dV/dt, और x³ का टाइम के सापेक्ष 3x², और x का और करना पड़ेगा dx/dt। ध्यान से देखना, x का और करना पड़ेगा dx/dt। अच्छा, अपने को इसमें कुछ दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। dV/dt का मान 8 दे रखा है, रख दो भाई। dV/dt का मान 8 दे रखा है। 3 x का मान भी हमको दे रखा है 12, और dx/dt ये नहीं पता भाई, dx/dt नहीं पता हमको। तो इसका मतलब dx/dt निकलेगा। तो इससे भाई जो चीज पता ही नहीं तो निकलेगी तो भाई। तो अपने पास dx/dt तो 12, ये इसका इसमें भाग लग जाए, ऐसे लिखो 12 × 36 dx/dt = 8।
तो dx अपॉन dt का मान अपने पास क्या आ गया भाई, 8/36। 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2/9। इसको पॉइंट में मत लेना, पॉइंट में मत लेना। वैसे ये चेंज जो आएगा वो cm पर सेकंड होगा, cm पर s, क्योंकि अपने पास घन की भुजा यहाँ ये जरूर x सेंटीमीटर, घन की भुजा x सेंटीमीटर, क्योंकि अपने को जो आयतन है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 2/9 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन यार ये तो सवाल में पूछा ही नहीं। देखो ध्यान से भाई, सवाल तो हमारा कह रहा है क्षेत्रफल किस दर से, यानी कि भुजा किस दर से बढ़ रही है, ये नहीं पूछा, क्षेत्रफल। तो अब बात क्षेत्रफल की आ जाएगी भाई। घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है भाई, सभी जानते हो आप, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और क्षेत्रफल को अपन a से डिनोट करते हैं, तो 6, और भुजा को अपन ने x से किया तो 6x स्क्वायर। चेंज वही t के सापेक्ष है, ये ज्ञात करना dA/dt। तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dA/dt इज इक्वल टू 6 d/dt x स्क्वायर, 6 d/dt x स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये dA/dt इज इक्वल टू 6 x स्क्वायर का 2x, लेकिन x का और करना पड़ेगा भाई, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो x स्क्वायर का तो 2x और इसका फिर dx/dt। तो अपने पास क्या आ गया, ये 12x dx/dt। पूछ क्या रहा है अपन से, dA/dt। ये सारे मान हैं, x का मान है 12, dx/dt का मान है 2/9, रख दो। 12x का मान 12, dx/dt का मान 2/9 अपने पास है। अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये 3 3 9, 3 चौका 12, 3 से इसको फिर काट दें, 3 चौका 12, 4 चौका 16 और 16 दूना 32। तो यानी कि अपने पास dA/dt की वैल्यू 32 आ गई। लेकिन आपको पता है अपन क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो अपन यहां लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। SCC भी लिख सकते हो और ओनली S भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ S ओनली S से भी काम चल जाएगा, या SCC लिख दो, सेकंड में ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी क्षेत्रफल इस गति से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल इस गति से बढ़ रहा है। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आप देखना, किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कॉल करना। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में इनको आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में फिर दोबारा से समझा दूं। वैसे तो सरल है, क्योंकि अवकलन आपने सीख लिया, ये क्षेत्रफल, आयतन, ये अपन बहुत पहले सीख चुके हैं। तो इसी के साथ आज अपन यहीं पर अपनी क्लास फिनिश करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।